लोकसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान शुरू होने में कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति प्रमुख केंद्र बिंदु बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव जिस मजबूती से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनका मानना है कि इस बार बीजेपी 200 सीटों पर ही सिमट जाएगी। आखिरकार क्या विपक्ष की इतनी तैयारियां पुख्ता हैं कि इंडिया गठबंधन के जरिए चुनाव लड़ रहे तमाम राजनीतिक दल इतने मजबूत हो गए हैं कि मोदी के उस मैजिक के सामने उनको 200 सीटों तक सीमित रख पाना संभव हो पाएगा। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ यादव परिवार की एकजुटता पर भी चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से डिंपल यादव, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का झंडा ऊंचा लहरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपर्णा यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है उसके कसीदे पढ़ते हुए नजर आ रही हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद है। अमन जी, आपका स्वागत है। अमन जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव का ये बार बार ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठे जुमले छोड़ रहे हैं और इस बार बीजेपी 200 सीटें पार करने में भी कामयाब नहीं हो पाएगी, क्या इन दावों में दम लगता है? नगीना में प्रचार प्रसार करते हुए उस दौरान अखिलेश यादव ने कहा है। देखिए बिल्कुल, और जब से 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया उसके बाद से जो विपक्षी दल हैं लगातार प्रहार कर रहे हैं कि भाई आप एक नया जुमला लेकर क्यों आ गए हो, आप तो बताइए 10 साल में आपने क्या कुछ किया, क्या रिपोर्ट कार्ड है। लेकिन आप 400 पार का नारा लगाकर कहीं ना कहीं अपनी जो है तमाम जो कार्य अभी तक किए हैं या तो उनको छुपाना चाहते हो या फिर बताना नहीं चाहते हो। जो कर्म कांड अब तक आपने किए हैं, आप देखिए, चाहे जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, इसके अलावा जिस तरह से रोजगार देने की बात हो, भ्रष्टाचार के तमाम मामले हो, तमाम जो दागी नेता उनको अपनी पार्टी में लेकर आना हो, ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्षी दल जो हैं वो पीएम मोदी के ऊपर निशाना साध रहे हैं, बीजेपी के ऊपर निशाना साध रहे हैं कि जब आप इतने ताकतवर हैं तो आखिर दो मुख्यमंत्रियों को जेल में बंद करने की क्या जरूरत आपको आन पड़ गई। ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार जो चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी ने भी 2 दिन पहले यही बात कही कि मुश्किल से मुश्किल बीजेपी 150 से 180 के बीच में सिमटेगी और अखिलेश यादव कहते हैं 200 के आसपास रहेगी। तो वाकई में लगता है कि जिस तरह से हड़बड़ी में है बीजेपी, कहीं ना कहीं परेशानी में फंसी हुई दिखाई पड़ती है। आप देखिए तमाम बड़े चेहरों को जिस तरह से इस बार टिकट नहीं दिया गया, सिर्फ दिल्ली की अगर बात करें हम दिनेश जी, तो यहाँ पर 7 में से 6 जो हैं वो नए प्रत्याशी उतार दिए जाते हैं। आप समझ सकते हैं रमेश बिदुड़ी कितना बड़ा नाम, गौतम गंभीर कितने बड़े नाम, और भी तमाम जो चेहरे हैं, प्रवेश वर्मा का नाम भी एक बड़ा जी, हर्षवर्धन। तो ऐसे बहुत सारे वजह हैं जिसको लेकर लगातार जो संशय है वो बीजेपी के ऊपर भी बना हुआ है कि जिस तरह से बीजेपी जो 400 पार का नारे की बात कर रही है, क्या वो दबाव बनाना चाहती है ताकि कोई उनसे उनके कामों का हिसाब ना ले सके। तो ऐसे कई तरीके हैं, कई मुद्दे हैं, कई ऐसी बातें हैं जो लगातार बीजेपी के ऊपर जो विपक्षी दल हैं, खासकर अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, हम देखें तेजस्वी हैं, और साउथ के तमाम जो नेता हैं, स्टालिन हैं, तमाम यही बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि बीजेपी ने जिस तरह के वायदे किए थे उन वायदों पर खरा नहीं उतर पाई। इसीलिए वो एक और जुमला लेकर आए हैं कि 400 पार, और ये सिर्फ उनके ख्वाबों ख्यालों की बातें हैं क्योंकि अब लोगों ने ठान लिया है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का उनका इरादा है, क्योंकि बीजेपी ने जो कहा था वो पूरा नहीं किया। बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष के निशाने पर है और जिस तरीके से विपक्षी नेता लगातार बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मुश्किलें आगामी वक्त में बढ़ सकती है। इसके साथ साथ अमन जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, कल गाजियाबाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये सवाल पूछा गया कि आखिरकार इंडिया गठबंधन के बैनर तले अखिलेश यादव और राहुल गांधी चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर रहे, एक साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? तो इस कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम का क्या किस तरीके से देखते हैं आप कि आगामी चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को ये बैठे बिठाए मुद्दा तो नहीं मिल जाएगा? देखिए, मुझे लगता है दिनेश जी कि ये कोई खास मुद्दा नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद हो पीलीभीत में जब अखिलेश यादव रैली करते हैं तो बैकग्राउंड में आप देखिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बड़े बड़े फोटो लगे हुए हैं, और देखिए कह सकते हैं कि अलग अलग तरह से वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये भी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि राहुल गांधी साउथ के कई राज्यों में घूम रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जो तमाम सीटें वहां पर जाते हुए कह सकते हैं नजर आ रहे हैं। तो ये कोई अहम मुद्दा नहीं। मुद्दा यह है कि जो कह सकते हैं कि वायदे आपने जनता से किए थे, जो बातें कहकर आप जो है सरकार में आए थे, अब उन बातों का जवाब देने का वक्त आ गया। देखिए दिनेश जी, 10 साल का जो समय है वो कम समय नहीं होता। तमाम सारी योजनाएं थी, स्मार्ट सिटी थी, रोजगार देने की बात थी, काला धन लाने की बात थी, और तमाम ऐसे जो जमीनी मुद्दे, स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी, 5 गांव गोद लेने की बात थी,
इन सब मुद्दों पे बात ना करके बीजेपी राहुल गांधी, अखिलेश यादव और वही जवाहरलाल नेहरू, वही कांग्रेस पार्टी, उन सब पे घिसे पुटे तरीके से प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई पड़ती है। और देखिए मैनिफेस्टो में आप देखेंगे तो कोई आपको ऐसा नयापन नजर नहीं है जो बीजेपी को मजबूती दे सके। और यही बात लगातार जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं कि देखिए हम तो रोजगार की बात करते हैं, हम तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए बोल रहे हैं, भाई बीजेपी इन सब पे बात नहीं करना चाहती। एमएसपी देखिए दिनेश जी कितना बड़ा मुद्दा है, लेकिन बीजेपी ने उसको छुआ भी नहीं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से बीजेपी इस समय बैकफुट पे है और यहां पर जो इंडिया गठबंधन है इसी का फायदा उठाते हुए फ्रंट फुट पे खेलना चाहता है, ताकि यहां पर अपनी जो सीटें हैं उनके ऊपर मजबूती ला सके और साथ में अधिक से अधिक सीटें जीतकर बीजेपी को जो है सत्ता से बाहर करने का काम कर सके। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के चुनाव लड़ता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के तमाम वायदे यहां पर किए जा रहे हैं। अपर्णा यादव को लेकर मैं एक सवाल पूछूंगा अमन जी, उससे पहले आपको बता दें कि अपर्णा यादव देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव की कार्यशैली को और उनकी सरकार पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। एक बार और बोलना चाहती हूँ कि पहले यहाँ पर जो व्यक्ति थे बार बार कहते थे आदरणीय नेताजी से यानी मुलायम सिंह जी से कि भी उनका नाम नहीं लूंगी, सब जानते हैं जेल में है कि नहीं है, और क्यों है ये भी पता है सबको। वो भैंस पकड़ने के लिए फोर्स को लगाते थे, अब गुंडे पकड़ने के लिए महाराज जी ने फोर्स को रखा है और फोर्स का सही काम वही है कि गुंडों को पकड़ करके जेल में बंद कर देना। तो मैं एक बात और कहूंगी, क्योंकि आजकल जो है हमें वर्णमाला बड़ी सिखाई जा रही है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें कह के गए कि नगर विकास मंत्री जी पहले न से नल, ग से गटर, र से रोड, नी से नीर और ग से गार्बेज और मा से मलबा, यानी यह सब जो पहले के नगर विकास मंत्री जी थे उन्होंने यह सब कुछ मुझे लगता है रामपुर में ही जो है डब्बा गोल कर दिया था रामपुर का। और वह ये विभक्तिकरण चाहे जातियों में, चाहे समाज में, चाहे धर्मों में अपनी मंशा पूरी करने के लिए करते थे। और समाज का विच्छेदीकरण जिसने भी करा है, आज तक मैं जानती हूँ, मेरे यादव भाई यहाँ पर बैठे हैं और यादव बहनें बैठी हैं, मैं जानती हूँ ये बात कि वो भूले नहीं है भगवान श्री कृष्ण का उपदेश कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशकाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमारे भगवान ठाकुर जी ने हमें यादवों को आशीर्वाद दे रखा है कि जब जब अधर्म होगा तब तक यादव धर्म के साथ खड़े होंगे। तो हमारा ये पुनः दायित्व बनता है। तो आपने देखा यहाँ पर अपर्णा यादव साफ तौर पर कहती नजर आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अखिलेश यादव की सरकार के जमाने में भैंस चोरी हो जाने पर उसको खोजने में लग जाती थी, बल्कि अब जो गुंडे माफिया हैं उनको ठिकाने लगाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस जो है तत्पर दिखाई दे रही है। ऐसे में अमन जी इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि एक तरफ मैनपुरी से चुनाव लड़ने पर वो अपनी नाराजगी जताती हैं, कहती हैं कि परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव पर तंज कसती हुई नजर आती है। देखिए बिल्कुल, और अपर्णा यादव जिस तरह की बातें कह रही हैं, जाहिर बात है कि उनको उम्मीद है शायद अभी कि कहीं से कोई टिकट उनको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इस तरह की बात उन्होंने कही है। लेकिन वो ये बात कहते हुए भूल जाती हैं कि उन्नाव में क्या हुआ, ये बात कहते हुए भूल जाती हैं हापुड़ में क्या हुआ, शाहजहांपुर में क्या हुआ। ऐसे कई मामले हैं जहां पर मासूम बेटियों के साथ में क्या कुछ नहीं हुआ और किस तरह से रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार तक कर दिया जाता है, उसको लेकर अपर्णा ने कोई बात नहीं कही। खैर, जिस तरह से उन्होंने बोला है कि जो भैंसें चोरी होती थी उनके लिए पुलिस जाती थी, लेकिन अब जो है गुंडे मवालियों को पकड़ने के लिए पुलिस जाती है, लेकिन उसको लेकर भी तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या बुलडोजर और क्या गोली ही एकमात्र इसका इलाज है? क्या इस तरह की चीज़ों को कर कहीं ना कहीं योगी जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, क्या वो दहशत का माहौल नहीं फैलाना चाहते हैं? इसको लेकर तमाम तरह की बातें भी हैं। लेकिन हाँ, अपर्णा यादव के ऊपर सवाल पूछा है आपने, जाहिर बात है कि उनको अभी भी ऐसा लगता है कि इस बीजेपी जो है उनको कहीं ना कहीं से टिकट देकर चुनाव में उतार सकती है, क्योंकि खुद ही उन्होंने कहा कि भाई मैं रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहती हूँ, वही प्रियंका गांधी के खिलाफ। लेकिन क्या वाकई बीजेपी को उनके अंदर कोई दम दिखता है? देखिए, 2 साल से भी ज़्यादा का वक्त उनको बीजेपी
बीजेपी के अंदर आए हुए हो गया। एक भी मौका ऐसा नहीं आया जहां पर यह लगा हो कि अपर्णा यादव को बीजेपी जो है कहीं कोई तवज्जो, कहीं कोई तरजीह देती हुई नजर आई हो। ना कोई चुनाव में, ना कोई मंत्रिमंडल विस्तार में, ना एमएलसी में चुनाव में, ना राज्यसभा चुनाव में, कहीं भी उनको नहीं कह सकते हैं कि वरीयता दी गई, तवज्जो दी गई। और अभी तक भी देखिए दिनेश जी, पार्टी में भी कोई अहम जिम्मेदारी उनको नहीं मिली है। तो ये कोई जिम्मेदारी नहीं मिली, तो ये बताता है कि किस तरह से अपर्णा यादव मेरे ख्याल में कि परेशान भी हैं, गुस्से में भी हैं, और ये बात कह के कहीं ना कहीं वो बीजेपी की नज़रों में आना चाहती हैं कि भाई मैं चुनाव तो लड़ना चाहती हूं और मैं भाषण भी दे सकती हूं इस तरह का जो आप चाहते हो, लेकिन मैनपुरी ना होकर वो कोई और सीट होगी तो मुझे चलेगी, लेकिन अगर मैनपुरी पर आप बोलेंगे तो मैं चुनाव वहां से नहीं लड़ूंगी।